हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका BHIC 131 का है और इसमें आज हम लेंगे यूनिट 4। यूनिट 3 हमने कर लिया था जिसमें हमने भौगोलिक विशेषताएं, उनके गठन के बारे में, लक्षण के बारे में पढ़ा था। आज यूनिट 4 में हम लेंगे आपका शिकारी संग्रहकर्ता, पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य, कृषि और पशुपालन का आरंभ। यानी कि क्योंकि इसमें हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इतिहास में पुरातत्व काल में, पुराने टाइम में इसमें हम डिवाइड करेंगे कालों को और उसमें हम पढ़ेंगे कि पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य क्या थे और साथ ही साथ में शिकारी यानी कि उनका जीवन यापन का साधन क्या था और कृषि और पशुपालन का आरंभ किस तरह से और कैसे हुआ। तो ये पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। कल के वीडियो में पीडीएफ का लिंक देना मैं भूल गई थी, मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। आप आज देख लीजिएगा, लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें ले लेते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको फिर शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन से आप शॉर्ट जो है क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की पूरा पाषाण तथा मध्य पाषाण संस्कृतियों की प्रकृति की चर्चा कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको बन सकता है कि भारत का जो एक पूरा पाषाण और मध्य पाषाण की संस्कृति थी, उसकी प्रकृति किस तरह की थी, वो आपको यहाँ पे लिखना। प्रकृति का मतलब होता है कि रहने जीने तरीके, जीने के तौर तरीके, मतलब एक जीवन यापन जो व्यक्ति करता है तो वो जिंदा रहता है तो उसके लिए क्या करता है, क्या उसे शिकार करना पड़ता था, उसे खेती करनी पड़ती थी, किस तरह से वो रहता था, इन सब का यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। प्रागैतिहासिक के दो महत्वपूर्ण अध्याय हैं। अब यहाँ पे या फिर ये भी याद रखिएगा कि भारत के पूरा पाषाण तथा मध्य पाषाण संस्कृतियों की प्रकृति की चर्चा करके यदि ये ना आए भारत के, ये कहे कि प्रागैतिहासिक के दो महत्वपूर्ण अध्याय कौन से हैं, या प्रागैतिहासिक काल के मध्य या प्रागैतिहासिक काल के मध्य पाषाण संस्कृतियों की प्रकृति की चर्चा करना है, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण की, तब भी आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक के दो महत्वपूर्ण अध्याय हैं, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दोनों ही संस्कृति भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका विस्तार व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों पर था। अब ये दोनों संस्कृति इसलिए महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट हुआ था, इनका जो विकास हुआ था, वो बहुत ज्यादा क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है। और पूरा पाषाण संस्कृति के औजार बेढब और मोटे थे, जबकि मध्य पाषाण के हथियार सुडौल और शिल्पगत विशेषताओं से पूर्ण थे। यानी कि पूरा का मतलब ही होता है पुराना। आप थोड़ा इसे समझिएगा। तो जो पुराने टाइम की संस्कृति, पूरा पाषाण, कोई चीज पुरानी होती है तो वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती है, ठीक है ना, या इतनी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा आप ऐसे अनुमान लगा के कर सकते हैं। तो उस समय के जो इंस्ट्रूमेंटल उस समय के जो औजार बनाए जाते थे वो बेढब और मोटे थे, यानी कि उनका कोई आकार नहीं होता था। बेढब का मतलब ही होता है बेढंगे से, कोई औजार के कोई आकार नहीं होते थे और वो मोटे हुआ करते थे, ठीक है ना, जो वेपन्स बनाए जाते थे। जबकि जो मध्य पाषाण के जो वेपन्स होते थे वो सुडौल और शिल्पगत होते थे, यानी कि उनमें कला झलकती थी, ठीक है। सुडौल और शिल्पगत का मतलब कि उनमें कला दिखती थी और कलागत बनाए जाते थे। उनमें मान लीजिए कोई आकृति है, किसी आकार को उनको दिया जाता था, देखने में वो अच्छे लगते थे। लेकिन पूरा पाषाण की संस्कृति में ऐसा नहीं था। पूरा पाषाण का सांस्कृतिक दौर मनुष्य की कल्पना शक्ति और कलात्मक कौशल की पहली अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो पूरा पाषाण की संस्कृति थी, उस समय मनुष्य की जो कल्पना शक्ति थी, सोचने की जो शक्ति थी और कलात्मक कौशल जो था, कला का जो कौशल था, एक हुनर था, वो पहली अभिव्यक्ति माना जाता कि उस टाइम में जो है कला जो थी वो बाहर निकल के आई थी। और उत्तर पाषाण युग के लोगों की सबसे प्राचीन ज्ञात अलंकारिक वस्तु एक गोल मानका है। उत्तर पाषाण के लोगों की जो वस्तु थी वो गोल मानका थी, जिसे शुतुरमुर्ग के अंडे, यानी कि शुतुरमुर्ग मतलब उस टाइम में शुतुरमुर्ग होता था और शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके जो होते थे उनमें क्या बनाया जाता था, यानी कि आप कह लीजिए अपनी कला को लोग प्रदर्शित करते थे। वो अपनी कला को किसमें प्रदर्शित करे, किसमें बनाया था, शुतुरमुर्ग के अंडे में बनाया करते थे और उसमें आड़ी तिरछी आकृतियां वो बनाया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा पाषाण कालीन युग के मनुष्य का जीवन शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज को याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे, जीवन यापन के लिए वो क्या करते थे, क्योंकि हम प्रकृति यही तो पढ़ रहे हैं, तो जीवन यापन के लिए उनको शिकार पर डिपेंड रहना पड़ता था। पीडीएफ थोड़ी यहाँ पे है, ठीक है ना।
यानी वो शिकार करते थे, वो शिकार के माध्यम से अपने भोजन को संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे। और इस काल के जो औजार थे उनसे ये भी पता चलता है कि उस समय शिकार के जो क्षेत्र थे उसमें अधिकाधिक विशेषता प्राप्त की जा रही थी। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पूरा पाषाण काल में शायद खेती नहीं होती थी। क्लाइमेट उस वक्त की प्रकृति में भी यही आता, क्लाइमेट जलवायु एनवायरमेंट प्रकृति में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस वक्त की प्रकृति ऐसी नहीं थी, उस वक्त का एनवायरमेंट क्लाइमेट जो था वो ऐसा नहीं था कि उसमें एग्रीकल्चर या खेती की जा सके। इसलिए वो लोग शिकार के ऊपर ज्यादा डिपेंड हुआ करते थे, और जब वो शिकार के ऊपर डिपेंड हो गए, शिकार ज्यादा करेंगे, सीधी सी बात है, उसमें वो खोज करेंगे और परागत हासिल करेंगे, इसलिए उनको अधिक विशेषज्ञता थी, यानी अधिक मालूमात थे शिकार के बारे में, ठीक है। पूरा पाषाण युग का उत्तरार्ध हिम युग का अंतिम दौर था, यानी पूरा पाषाण का जो उत्तरार्ध युग था वो हिम युग का अंतिम दौर माना गया था। और यहाँ पे साक्ष्य भी बहुत से मिले हैं। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो बिसाड़ी और पावागढ़ की पहाड़ी से मिले हैं, जो आजकल बड़ौदा के निकट है। और यहाँ जो साक्ष्य मिले वो क्या मिले हैं? जीवाश्मों के अंदर जिस प्रकार से जमाव मिले हैं उससे साफ होता है कि तात्कालिक जलवायु शुष्क थी और बाद में पर्यावरणीय कारणों से जलवायु नम हो गई। यानी कि जब पूरा पाषाण युग था उस वक्त जो क्लाइमेट था वो बहुत ही ज्यादा शुष्क था, यानी कि ना तो बारिश ज्यादा होती थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, ऐसा क्लाइमेट नहीं था कि उस वक्त वो लोग खेती कर सके, इसीलिए वो शिकार के ऊपर डिपेंड होते थे। लेकिन बाद में पर्यावरणीय कारणों से जलवायु नम हो गई, यानी कि पूरा पाषाण गुजरने के बाद जो है जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो इसके कारण से जलवायु जो है नम हुई, नम जलवायु में ही बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और है कि जलवायु कैसी भी हो, कुन्नूर की गुफाओं में, घोड़ घाटी में, बेलन घाटी आदि स्थानों पर गैंडा, दरियाई घोड़ा, हाथी, सांबल, चीता आदि के जीवाश्म मिले हैं। उससे स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि उस समय खुले घास के मैदान वाले जंगलों का विस्तार हो रहा था, यानी कि इन्वायरमेंट तो अच्छा नहीं था, जो उस वक्त क्लाइमेट था वो बिल्कुल नम था, सॉरी नम नहीं था, शुष्क था। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने को जरूर मिली थी कि जो उस वक्त वहां पे जो एनिमल्स, जानवर पाए गए, गेंडा, दरियाई घोड़ा, हाथी, सांबर, इससे पता चलता है कि उस समय जो है, क्योंकि ये सभी जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं एनिमल्स, ये सभी घास खाते हैं, तो सीधी सी बात है कि जंगलों का विस्तार था, वहां पे घास, झाड़ियां थी और इसीलिए जानवर वहां पे थे। और छोटी मोटी जो नदियां थी उनका भी जमाव था, यानी उस वक्त छोटी मोटी नदियां भी बहा करती थी, ठीक है। और इस काल में जो है मानववादी में भी खूब वृद्धि हुई, यानी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हुई। पूरा पाषाण कालीन बने भूभाग का भरपूर लाभ उठाया, और जो पूरा पाषाण कालीन था उसने इस भूभाग का खूब लाभ उठाया। भूभाग का मतलब मैदान भी था, वहां पे नदियां भी थी, तो वहां पे एक तरह से जमावड़ा हो गया, लोग आके रहने लगे, उनको पानी की भी सुविधा हो गई, साथ ही साथ में खेती के बारे में भी उनको थोड़ा सा नॉलेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, भीलवाड़ा जो राजस्थान में बागौर के मध्य पाषाण युगीय स्थान को उपमहाद्वीप का सर्वोत्तम प्रकीर्तित स्थल कहा जाता है। जो उपमहाद्वीप का सर्वोत्तम प्रकीर्तित स्थल किसे कहा जाता है, वो आपका राजस्थान में भीलवाड़ा जो है वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो हमने देख लिया किसका, पूरा पाषाण काल का, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल युग का अगर हम देखते हैं तो मध्य पाषाण में जो बसावट थी उतनी ज्यादा नहीं थी। पूरा पाषाण में आबादी ज्यादा थी, जनसंख्या ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा हुई, लेकिन मध्य पाषाण युग में पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा नहीं हुई थी, ठीक है। और मध्य पाषाण युग को ही उपमहाद्वीप का सर्वोत्तम प्रकीर्तित स्थल कहा जाता है। और यहाँ जो बसावट की गई थी मध्यकालीन युग के, इसको 3 चरणों में खोज की गई थी। पहला चरण जो है वो आपका कार्बन 14 के अनुसार, यानी सबसे पहला चरण कार्बन 14 के अनुसार लगभग पूर्व 5000 से 2800 ईसा तक था, जिसमें सूक्ष्म पाषाण उद्योग अपने चरम पर दिखाई देते थे, ठीक है। पूरा पाषाण की जो संस्कृति, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम अंतर देखते हैं, यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य पाषाण की संस्कृति पूरा पाषाण की संस्कृति से निम्न रूप से भिन्न थी, यानी मध्य पाषाण और पूरा पाषाण में क्या अंतर था, आप स्पष्ट कीजिए। मध्य पाषाण की संस्कृति पूरा पाषाण की संस्कृति से किस तरह से भिन्न थी, किस तरह से अलग थी, तो फिर आपको ये आंसर यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है। तो इसको चलिए देख लेते हैं, मध्य पाषाण की संस्कृति और पूरा पाषाण की संस्कृति में क्या अंतर थे। पूरा पाषाण की संस्कृति के विपरीत मध्य पाषाण युग के दस्तकार सूक्ष्म फलकों के निर्माण में अत्यधिक कुशल थे। कुछ सूक्ष्म पाषाण उपकरण 1 से 3 सेंटीमीटर तक थे, यानी कि पूरा पाषाण की संस्कृति के जस्ट अपोजिट यदि हम देखें तो जो मध्य पाषाण था उस समय के जो लोग थे वो अधिक कुशल थे। कुशल का मतलब अधिक वो दक्ष थे, किन चीजों में, फलकों के निर्माण में, यानी औजारों के निर्माण में
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण में शिकार तो वो करते थे, लेकिन यदि हम औजार की बात करते हैं तो वो मध्य पाषाण युग में दिखा है, जहाँ पे लोग ज्यादा शायद शिकार करते थे या खेती वगैरह भी करते थे, जहाँ पे औजारों का निर्माण सबसे ज्यादा हुआ है। और औजारों की जब लंबाई की बात करते हैं तो वो 1 से 3 सेंटीमीटर तक थे, ठीक है, मध्य पाषाण में। फिर नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण संस्कृति में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। अब मध्य पाषाण जो पाषाण की संस्कृति है मध्य पाषाण की, उसमें 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था मिले हैं, जैसे लंघनाज और सराय। अब नाहर राय में केवल शिकार होने के संकेत मिलते थे, और बगौर और आजमगढ़ के लोग जो है, बगौर और आजमगढ़ के लोग वो शिकार, संग्रह और पशुपालन करते थे। यानी कि आप यहाँ पे सीधे से कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल पे जहाँ पे सिर्फ लोग शिकार करते थे और उनको संग्रह करते थे, आगे के लिए इकट्ठा करके रखते थे, लेकिन मध्य पाषाण में ऐसा नहीं था। मध्य पाषाण में लोग क्या करते थे, शिकार भी करते थे, उसके भी संकेत मिले हैं, और साथ ही साथ में शिकार संग्रह के साथ पशुपालन भी करते थे, यानी पशुओं को भी पालते थे। और यहाँ पे जंगली और पालतू दोनों प्रकार की जो पशुओं की हड्डियां मिली हैं, यानी कि दोनों तरह के पशुओं का ये पालन करते थे। तो हो सकता है इससे 2 संकेत और लगाए जा सकते हैं कि जंगली और पालतू जो पशु थे, तो हो सकता है भोजन के लिए भी वो संग्रह करते थे, या फिर वो खेती भी करते थे, क्योंकि मध्य पाषाण में खेती शुरू हो गई थी, तो हो सकता है उसके लिए भी वो पालतू पशुओं का यूज करते रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 यहाँ पे अंतर हमने देख लिए, ठीक है। अब हम तीसरा अंतर देख लेते हैं। भोजन बनाने के लिए आग का प्रयोग मध्य पाषाण की एक प्रमुख विशेषता रही है। देखिए सभी विशेषताएं आपको मध्य पाषाण में मिलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि पूरा पाषाण में तो सिर्फ शिकार किया जाता था और उनको रखा जाता था अपने भोजन के लिए, वो आगे के लिए उसको इकट्ठा करके रखते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे करते हैं कि आग का प्रयोग कब हुआ, तो वो मध्य पाषाण में हुआ है, ठीक है। और मध्य पाषाण कालीन लोग चित्रकला में रुचि रखते थे और विषय वस्तुओं की विभिन्न मुद्राओं का चित्रांकन था। तो हम ऊपर भी आपको बता के आए हैं कि मध्य पाषाण काल में जो शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते थे, उसमें ये लोग क्या करते थे, चित्रकला करते थे, अपने हुनर को दिखाते थे, चाहे आड़ी टेढ़ी जिस तरह की रेखाएं हो, या फिर इनके जो वेपन्स होते थे, जो औजार होते थे, उनमें वो लोग क्या करते थे, अपनी कला आर्ट दिखाते थे। तो ये मध्य पाषाण जो कला थी वो उन्नत कला कह सकते हैं आप, यानी कि पूरा पाषाण में सिर्फ लोग जो थे पशुपालन शिकार तक सीमित थे और उनको संग्रह करके रखते थे, लेकिन मध्य पाषाण में वो शिकार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, मतलब कि जंगली और पालतू जो पशु होते थे उनको भी पालते थे। आग का भी यहाँ पे प्रयोग होता था और चित्रकला में भी रुचि रखते थे। तो हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन ये बनता है कि पूरा पाषाण से मध्य पाषाण किस तरह से उत्तम है, तो आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करके लिखना होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण से मध्य पाषाण जो था वो बहुत उत्तम था, बहुत विकसित और विकासशील हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आई थिंक पहला जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया होगा। वो क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इससे क्वेश्चन 2-3 तरह के बन सकते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियां किस तरह की थी, आपको समझाना है, उनकी प्रकृति की चर्चा करना है। फिर पूरा पाषाण तथा मध्य जो पाषाण प्रागैतिहासिक के जो काल है उसके महत्वपूर्ण 2 अध्याय वो कौन से हैं उनको समझाइए, एक्सप्लेन करिए। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण जो है उनमें क्या अंतर है, क्या भिन्नता है, आपको समझाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रमिक विकास के पूरा पाषाण तथा मध्य पाषाण चरणों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ठीक है। अब ये भी जस्ट हम देख के आए विशेषताएं, इसमें आपको वही लिखना है, ठीक है। थोड़ा जिसमें अलग करना, वरना जो मैंने अभी ऊपर समझाया आप उसको भी लिख सकते हैं बड़े आराम से, किस तरह से वो रहते थे। देखिए इस युग के लोग, यहाँ पे देखिए मध्य पाषाण संस्कृत का उद्भव लगभग 9000 ईसा पूर्व हुआ, ठीक है ना। और ये काल पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच की कड़ी है, यानी जिसे हम मध्य पाषाण कह रहे हैं, यह है पूरा पाषाण और जो नव पाषाण हम पढ़ते हैं उसके बीच की कड़ी। यानी पूरा पाषाण के बाद जो है मध्य पाषाण आया, और मध्य पाषाण जब खत्म हुआ तो नव पाषाण आया। तो पूरा पाषाण नव पाषाण के बीच का मध्य पाषाण है, ठीक है, जिसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है, संक्रमण काल, ठीक है। आपके पेपर में जो है टिप्पणियां भी लिखने के लिए आती हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि संक्रमण काल में टिप्पणी लिखिए, तो फिर आपको यही लिखना होगा, ठीक है, कि पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच की जो कड़ी है उसे संक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। यानी मध्यकाल इसे संक्रमण काल से भी जाना जाता है। तो इस काल में क्या है, इस युग के लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, खाद्य वस्तुओं को एकत्रित करके पेट भरते थे। यानी शिकार करना वेरी इंपॉर्टेंट था, हमने शुरू में ही बताया आपको। दोनों जो काल में शिकार होते थे, लेकिन पूरा पाषाण में ज्यादा शिकार ही होता था,
मध्य पाषाण में लोग थोड़ा सा खेती वगैरह एग्रीकल्चर वगैरह भी करने लगे थे, पशु को पालने लगे थे, ठीक है। और इस युग के विशिष्ट औजार भी थे, छोटे और बड़े औजार थे, पत्थर के औजार बनाए जाते थे, ठीक है। ये सब कुछ हम पढ़ के आए हैं, जो वही आपको लिखना है, ठीक है। दक्षिण भारत में महापाषाण, देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है, बस जो भी ऊपर पढ़ के आए उन्हीं का निचोड़ निकाल के आपको लिख देना है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति को रहस्यपूर्ण स्मारकों के वर्ग में रखा गया था और इस पर पुरातत्ववेत्ताओं ने लगभग 200 वर्षों तक कठिन परिश्रम करके इसके प्रमुख बिंदुओं को उजागर करने में सफलता प्राप्त की। यानी दक्षिण भारत में जो महापाषाण संस्कृति उसकी विशेषताएं यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। अब सोचिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसको समझने के लिए, महापाषाण संस्कृति को समझने के लिए, दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति को समझने के लिए जो पुरातत्ववेत्ता है, जो इतिहास की जानकार हैं, जो पता लगाते हैं, उनको इन चीजों को पता लगाने में 200 वर्ष लग गए थे, ठीक है। तो दक्षिण भारत के महापाषाण संस्कृति पर केरल स्थित बॉम्बिंगटन में पहला अध्ययन प्रकाश में आया। वो कैसे? दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति पुरातात्विक आकर्षण का केंद्र काफी पुराने समय से रहा है, लेकिन किंतु इसकी व्यवस्थित खुदाई कर्नाटक स्थित ब्रह्मगिरी में व्हीलर द्वारा 1440 में शुरू की गई थी। और इस विषय पर जो बातें सामने आई वो कौन सी थी वो देख लेते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति किस तरह की थी, विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आपको यही यहाँ पे लिखना होगा कि दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का विस्तार लौह युग यानी 1500 ईस्वी का पूर्व और 200 ईस्वी पूर्व तक रहा है। यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, जबकि कुछ विद्वान जन मानते हैं कि दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति अपने उत्तर नवीन नवपाषाण संस्कृति के पहले थी। फिर दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक तब तक बना जब उत्तर भारत में साम्राज्यों का उदय हो चुका था। दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक इतिहास तब बना जब उत्तर भारत साम्राज्य का उदय हो चुका था। सर मार्टिमर व्हीलर ने ब्रह्मगिरी की खुदाई के बाद वहां पर जो संस्कृत अनुक्रम निर्धारित किया है वह निम्नलिखित है। अब संस्कृत को भी अनुक्रम यानी कि सीरीज यहाँ पे रख दिया, क्रम के अनुसार रख दिया था। तो वो किस तरह का था? तो वो था कि नीचे से ऊपर की ओर आने के क्रम में 2.5 से 3 फुट का स्तर मिला, जिसे आंध्र संस्कृत का नाम दिया गया। जब ऊपर से नीचे की ओर आ पाएंगे, ठीक है, तो 2.5 से 3 फुट जो मिला उसे आंध्र संस्कृत दिया गया। उसके बाद दूसरी संस्कृत लौह युगी अंतरिक्ष निर्माताओं द्वारा बनाई गई, जिसे हम महापाषाण संस्कृत कहते हैं, जो हम ऊपर पढ़ के भी आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरी संस्कृत कुछ और विकसित है, जिसे पालिशदार प्रस्तर कुठार अनेक धातुओं के उपकरण मिले हैं। तो यहाँ पे 3 संस्कृत के नाम दिए गए हैं। पहली आंध्र संस्कृत दी गया, दूसरा महापाषाण दिया गया, तीसरा यहाँ पे संस्कृत जो थी जिसमें पालिशदार कुठार और अनेक धातु के उपकरण मिले यानी औजार मिले, ठीक है। तो यहाँ पे 3 संस्कृतियां हो गई हैं। महापाषाण संस्कृत दक्षिण भारत के मध्य नवपाषाण संस्कृत से पहले शुरू हो गई थी, एक ये भी इसकी विशेषता है। और दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृत अंत्येष्टि में आस्था रखती थी, इसलिए कहा जा सकता है कि अंत्येष्टि की परंपरा लौह युग की देन नहीं है, बल्कि वो महापाषाण संस्कृत की देन है, ठीक है। और अधिकांश राज्य जो थे दक्षिण भारतीय वो कर्नाटक और केरल थे, जहाँ पे ये स्थित थे, ठीक है। तो इसमें भी जो है क्वेश्चन ज्यादा इसमें बड़ा नहीं है। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये है कि भारत में पूरा पाषाण तथा मध्य पाषाण संस्कृतियों का विवरण, उनकी बस्तियों, औजारों तथा जीविका के तरीकों को विशेष संदर्भ में करना है, या फिर भारत में मानव विकास की पूरा पाषाण कालीन तथा मध्य पाषाण कालीन अवस्थाओं की चरित्र के विशेषताओं की यहाँ पे चर्चा करना है, ठीक है। और मध्य पाषाण काल का वर्णन अगले प्रश्नोत्तर में, कोई बात नहीं। पूरा पाषाण संस्कृत का एक निबंध लिखना है। चलिए पूरा पाषाण संस्कृत पर एक निबंध यहाँ पे लिखा हुआ है। पूरा पाषाण संस्कृत का उदय अभिनूतन युग में हुआ था। अभिनूतन युग यानी 20 लाख वर्ष पूर्व का जो युग होता है उसे अभिनूतन युग कहा जाता है। ये वैज्ञानिक काल है और जिसमें बर्फ युग अपने अंतिम चरण में था, यानी हिम युग जिसे हम कहते हैं। बर्फ युग यानी हिम युग वो अपने अंतिम चरण में था और उसके बाद ही अभिनूतन युग का जो है क्या हुआ, उदय हुआ। और इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी, इसको बर्फ युग कहा जाता है, ठीक है।
यहाँ पे जो पत्थर के औजार के वर्गीकरण हुए हैं उसके भारत के जो पुरातत्ववेत्ता हैं उनके बीच में मतभेद था। मतभेद क्या था कि कुछ विद्वान धारदार ब्लेड और लक्षणी वाले काल को उच्च पाषाण युग कहते हैं, कुछ विद्वान कुछ विद्वान धारदार ब्लेड और लक्षणी वाले काल को उच्च पुरा पाषाण कहते हैं और कुछ विद्वान उच्च पुरा पाषाण को यूरोपीय पुरा पाषाण संस्कृत से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे पुरा पाषाण युग के औजार किस तरह के थे ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जलवायु और परिवर्तन यानी क्लाइमेट की वजह से मनुष्य द्वारा बनाए गए जो औजार थे उनकी प्रकृति के आधार पर जो है पुरा पाषाण संस्कृत को 3 चरणों में बांटा गया। पुरा पाषाण की संस्कृत देख लेते हैं जिनको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण ये था कि निचले पुरा पाषाण चरण के औजार में मुख्यतः हाथ की कुल्हाड़ी और काटने के औजार थे। फिर मध्य पुरा पाषाण जो युग आया उसमें उद्योग काटने के औजार थे। अभी हम ऊपर पुरा पाषाण देखिए मध्य पाषाण पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि जो पुरा पाषाण युग है वो जो था उसमें आखेट यानी शिकार हुआ करता था। तो शिकार के बेस पे हथियार बनाए गए थे, औजार बनाए गए थे। तो हाथ की कुल्हाड़ी और काटने के औजार थे। लेकिन धीरे धीरे जब मध्य पाषाण युग आया तो मध्य पाषाण युग में हमने देखा कि लोग शिकार के साथ साथ में क्या करते थे, जानवरी या जंगली जो जानवर होते थे या पालतू जानवर होते थे उनको भी पालने लगे थे और कृषि भी करने लगे थे। इसलिए यहाँ पे उद्योग काटने के औजार भी थे यानी कि खेती से संबंधित औजार थे। और उच्च पाषाण युग की विशेषता थे दक्षिणी और खुरचनी यानी वही खेती संबंधित यहाँ पे भी थे, ठीक है। इस काल के कुछ और भी औजार के उपयोग थे जैसे हाथ की कुल्हाड़ी। अब हाथ की कुल्हाड़ी में जो मुठ चौड़ा और आगे का हिस्सा पतला होता था, इसका उपयोग काटने खोपने से हम बहुत जगह से खुरपी भी कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे जो लोग खेती वगैरह करते होंगे, ठीक है, या फिर गांव में रहते हैं, ओके। ये तो हाथ की कुल्हाड़ी उसको कहा जाता है, बहुत छोटी सी होती है। चीरने का औजार दोहरी धार होती थी। इसका उपयोग जो होता था पेड़ों को काटने और चीरने के लिए होता था। काटने के औजार उसमें एक तरफ धार होती थी, ठीक है ना। जैसे पेड़ वगैरह को काटना हो तो किस तरह से काटेंगे, तो एक तरफ से मूठ यानी कि पकड़ने के लिए, दूसरी तरफ से काटने के लिए। काटने के औजार और भी जैसे एक स्थूल औजार इसमें दोहरी धार होती थी, इससे कई पट्टे होते हैं। इसका उपयोग भी किसी चीज को काटने के लिए किया जाता था और अधिक नुकीली धार वाला होता था, जैसे चॉपर से अधिक कारगर होता था। पत्थर होता है, पत्थर एक प्रकार का औजार होता है, थोड़ा याद रखिएगा। पत्थर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि यहाँ पे टिप्पणी में ना पूछ ले। जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था, इसे इसका नाम पत्थर रखा गया है। पत्थर को तोड़कर बनाया गया एक औजार, ठीक है। और जिस स्थान पर पत्थर के हथौड़े से चोट की जाती है उसे समाघात स्थल कहते हैं। समाघात स्थल किसे कहते हैं, जिस स्थान पर पत्थर के हथौड़ों से चोट की जाए, ठीक है ना। और यह चोट जो हल्के गोर उत्तम हिस्सा कट कर निकलता है उसे सकारात्मक समाघात कहते हैं। खुरचनी तो यह एक पत्थर या ब्लेड होता है, इसका किनारा धारदार होता है और इसका उपयोग पेड़ की खाल और जानवरों को चमड़ा उतारने में किया जाता था, क्योंकि उस वक्त जो है खेती के साथ साथ में अखेट यानी कि शिकार के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता था और साथ में खेती भी की जाती थी। अच्छा, बस्तियां यहाँ पे देख लीजिए। तो पूरा पाषाण जो युग था इसमें के दौरान कश्मीर में ज्यादा नहीं मिलते थे लोग, क्योंकि हिमालय युग में कश्मीर में अत्यधिक ठंड होती थी, ठीक है ना। पीर पंजाल नामक पर्वत श्रृंखला यानी उस समय भी बताइए ये सभी जो राज्य थे और नाम भी आज भी वही हैं। क्रम में सिंधु और सोहन नदियों की उत्पत्ति हुई थी और सोहन घाटी में हाथ की कुल्हाड़ी और काटने के औजार भी मिले थे, ठीक है ना। और यहाँ पे ब्यास, बाढ़, गंगा और सिरसा नदी के किनारे भी पूरा पाषाण युग के औजार पाए गए हैं। लूनी नदी का भी देख लीजिएगा। जो लूनी नदी और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में कई पूरा पाषाण बस्तियां यहाँ पे पाई गई हैं, ठीक है। मेवाड़ की कदवली नदियों के आसपास में मध्य पूरा पाषाण युग की बस्तियां पाई गई हैं, ओके। गुजरात में साबरमती, माही और उसकी सहायक नदियों के आसपास पूरा पाषाण युग के अनेक औजार पाए गए हैं, ठीक है। खंबात की खाड़ी में जाकर साबरमती नदी जो है वो अरावली से निकल करके खंबात की खाड़ी में गिरती है। फिर नर्मदा नदी जो है वो मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे भी पूरा पाषाण युग के अनेक औजार पाए गए। तो औजार कहाँ कहाँ पाए गए हैं ये यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है। ताप्ती, गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदियों के आसपास भी कई महापूरा पाषाण युग की बस्तियों जो है वो भी अवस्थित थी, यानी उस समय थी। भूस्खलन, मिट्टी की प्रकृति आदि के कारण जो ये बदल गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे देख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं। चीन की जीवन यापन के तरीके क्या थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है पूरा पाषाण युग के। तो
पूरा पाषाण युग की जो बस्तियां थी इनमें भारतीय के विदेशी मूल के जानवरों के अवशेष काफी मात्रा में पाए गए हैं। यहाँ पे जिराफ है, बानर है, कस्तूरी मृग है, बकरी है, भैंसा, गाय और सुअर स्वदेशी मूल के पशु प्रतीत होते हैं। ऊंट और घोड़े से उत्तरीय अमेरिका संबंध का पता चलता है। दरियाई घोड़ा और हाथी मध्य अफ्रीका से भारत आए थे। तो यहाँ पे जीवन यापन के तरीके हैं कि लोग जो है इनका शिकार भी करते थे, ठीक है। और इस तरह से अफ्रीका और भारत के बीच जो है हो सकता है जानवरों का आदान प्रदान भी होता रहा हो, यानी उस समय भी जो था वो व्यापार भी होता था, ठीक है। मध्य पाषाण युग के मनुष्य जो है शिकारी और संग्रहकर्ता अवस्था में था। शुरू में हम आपको बता चुके हैं कि शिकार वो करते थे और उसे इकट्ठा करते थे। तो इस इलाके में रहने वाले मनुष्य और पशुओं की संख्या के बीच संतुलन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आसपास में पाए जाने वाले जो पशु थे या पेड़ थे उनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता था। पेड़ों से फलों को तोड़ा जाता था। और यहाँ पे मनुष्य छोटे और मध्यम आकार के जानवरों, विशेषतः खुरों वाले पशुओं का शिकार करता रहा होगा। और यहाँ पे साथ में ही शिकार के साथ में हिरण, गेंडे जो होते थे और हाथी का भी शिकार करता रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे विशेष प्रकार के जानवरों के अवशेष जो है बहुतायत में पाए गए हैं। और भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा था, तो यहाँ का जो क्लाइमेट था वो शुष्क आर्द्र ऋतु थी। और पूरा पाषाण युग के लोग जो थे मुख्य रूप से बैल और नीलगाय, भैंसा, चिंकारा, हिरण, बारहसिंगे, सांबर, जो पक्षी होते थे, कछुए होते थे, मछलियां होते थे, उनके ऊपर जो ये डिपेंड होते थे। फल होते थे, जो पेड़ होते थे बहुत सारे जिनमें फल मिलते थे, कुछ ऐसे मूलकंद होते थे। यानी कि आप 100% यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल जो है वो टोटली जो है वो शिकार खेत पे डिपेंड था। और साथ ही साथ में जो कंद मूल पेड़ पौधे होते थे उसके ऊपर डिपेंड होता था, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि आज के वर्तमान शिकारी संग्रहकर्ताओं द्वारा शिकार किए जाने वाले जानवरों से अधिक महत्व शिकारी संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहित भोजन का है, ठीक है। तो संग्रहित भोजन के अवशेष शिकार के अवशेषों की तुलना में अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। और पूरा पाषाण युग के लोगों के खाने पीने के आदतों के बारे में पता लगाना मुश्किल है, किस प्रकार के पौधों या फलों का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, पूरा पाषाण के जो लोग थे वो पशुओं के साथ साथ फल फूल को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। और पत्थर पर की गई चित्रकारी, खुदाई में भी हमें पूरा पाषाण युग के लोगों के रहन सहन के बारे में पता चलता है, ठीक है। प्रथम काल में उत्तर पूरा पाषाण युग की चित्रकारी की हरे भरे लाल रंग का उपयोग हुआ है। जिससे पता चलता है कि उस समय जो एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा था, तभी तो वो इस तरह के चित्र बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्र जो वो बनाते थे उसमें शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष और स्त्री में सरलता से भेद किया जा सकता था। तो इससे यह पता चलता है कि पूरा पाषाण युग के लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे। उनका जीवन निर्वाह पशुओं और पेड़ पौधों पर निर्भर था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के लक्षणों का वर्णन कीजिए। मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप इसे देख लीजिएगा। औजार कौन कौन से, देखिए यहाँ पे ब्लेड जो है वो औजार हुआ करता था। थोड़ा सा पीडीएफ यहाँ पे डल है, थोड़ी नहीं बहुत ही है, लेकिन समझ में आ रहा है। क्रोड है, नुकीला औजार है, त्रिकोण है, नवचंद्राकार है, ये सभी औजार के हैं। हाँ, मध्य पाषाण की बस्तियां कैसी थी जरूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जीवन यापन के तरीके क्या थे ये जरूर आप पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है वो जीवन यापन के तरीके से ही होता है। भारतीय उपमहाद्वीप की नवपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? नवपाषाण संस्कृति की टिप्पणी देखिए, लियोथिकल यानी नवपाषाण जो शब्द होता है, सबसे पहले यहाँ पे सर जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हमने 3 युग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 संस्कृतियां हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने पूरा पाषाण पढ़ा, मध्य पाषाण पढ़ा, अब यहाँ पे हम नवपाषाण को ले रहे हैं। तीनों संस्कृतियां इंपॉर्टेंट है। तीनों संस्कृतियों की प्रकृति कैसी है, उनके औजार क्या है और उनके जीवन जीने के तरीके क्या है। अगर इतना आप तीनों चीजों को पढ़ लेंगे तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी अगर आपसे पूछता है तो आप बड़े आराम से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि वो किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे, उनका शिकार करते थे या खेती करते थे, किस तरह की उनकी बस्तियां थी, किस तरह की उनका बसाव था, रहन सहन किस तरह का था, औजार उनके किस तरह के थे, ठीक है। अगर आप इतना तीनों का पढ़ लेते हैं तो फिर इस लेसन में आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे
नौ पाषाण की जो संस्कृति थी वो कृषि कार्य करते थे, पशुओं को पालते थे, पत्थर के औजारों का घर्षण उन पर पालिश भी करते थे, अमृत भांड बनाते थे, यानी मिट्टी के बर्तन वगैरह वो बनाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि नौ पाषाण विकसित युग कहा जाता है, जहाँ पे खेती भी होती थी और जहाँ पे कृषि भी की जाती थी, पशुओं को भी पाला जाता था और मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। आग की भी खोज हो ही चुकी थी, ठीक है ना। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। सबसे प्राचीन किसान, एक टिप्पणी यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इसे देख लीजिए कि गेहूं और जौ की सबसे पहली खेती के बारे में जो साक्ष्य प्रकाश में आया है निम्नलिखित स्थानों पर धुनों से प्राप्त हुआ था, ठीक है। बाडी कुपचानिया यानी दक्षिण मिस्र में, और बाडी टस्का यानी अबू सिम्बेल में, और कोम अम्बो यहाँ पे, और एसना के पास स्थल समूह से। ये आपको यहाँ पे एक टिप्पणी भी लिखने के लिए दे दिया है, सबसे प्राचीन किसान, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा। नील घाटी ये भी सबसे प्राचीन किसान काल में आती है, क्योंकि मिस्र के स्थलों में पशुओं को पालतू बनाए जाने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस क्षेत्र में अनाजों की खेती पशुओं को पालने से पहले आरंभ हुई है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें ले लीजिए और एक आप नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और पश्चिम एशिया के प्रारंभिक किसान, ये भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ये पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी कि आज हमने लिया है यूनिट 4, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं शिकारी संग्रहकर्ता, पुरातात्विक परिपेक्ष, कृषि और पशुपालन का आरंभ किस तरह से हुआ। 3 कालों में, 3 काल कौन कौन से थे? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब नव पाषाण की संस्कृत आ गई यहाँ पे। देखिए नव पाषाण में आपसे बोल रही, नव पाषाण का मतलब ये होता है जहाँ पे कृषि भी की जा रही है और जहाँ पे पशुपालन भी किया जा रहा है, पशु को पाला भी जा रहा है और शिकार तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से कह सकते हैं कि कृषि जो ज्यादा की जा रही है। और यहाँ पे मृदि भांड यानी कि यहाँ पे जो है मिट्टियों के बर्तन बनाए जाते थे। मिट्टियों के बर्तन इसलिए भी बनाए जाने लगे कि लोग जब खाना खाने लगे तो अपने खानों को किस में पकाएं, किस में रखें, और जो कृषि कर रहे हैं उससे जो अनाज निकल के आ रहे हैं उनको वो किस में रखेंगे। तो मिट्टी के जो बर्तन थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उनमें इनका जो है संग्रहण किया जाता था, उनको रखा जाता, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए नवपाषाण काल में जीविका के स्वरूप की विशेषता, प्रारंभिक कृषि और पशुओं के पालन के साथ शिकार पर आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। तो नवपाषाण काल में किस तरह की अर्थव्यवस्था थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के निवासी जो है कच्ची ईंटों के आयतक मकानों में रहते थे, ठीक है। संरचनाओं को छोटे वर्गाकार भागों में विभक्त कर दिया गया था और भंडारण के लिए उपयोग में लाया जाता था। औजारों के किट के, पत्थर की कुल्हाड़ी हुआ करते थे। यानी सब कुछ इस पाषाण काल में आपको मिलेगा। नवपाषाण काल में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति कैसी थी ये देख लीजिएगा। ये आपको जो है इस तरह के क्वेश्चंस टिप्पणी में लिखने के लिए आ सकते हैं। बेलान घाटी के प्राचीन किसान किस तरह के थे, ठीक है। तो ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे वो क्वेश्चन लिए हैं जो हमें लगे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, शायद कुछ है। ओके, इतना कुछ नहीं है यहाँ पे, वही है नवपाषाण काल चल रहा है। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इसमें से आप 3 पाषाण काल जो हैं उनको आप देख लीजिए, ठीक है। दक्षिण भारत के प्रारंभिक किसान किस तरह के होते थे, कैसे क्या कहे जाते थे, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। 3 पाषाण कालों को ले लीजिए। इनका प्रकृति कैसी थी, इनके जीवन यापन कैसा था, ये कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उस समय ये क्या करते थे, ये आप बस इनका पढ़ लीजिए और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, और आज की वीडियो में हमने यूनिट 4 लिया, शिकारी संग्रहकर्ता, पुरातात्विक परिपेक्ष, कृषि और पशुपालन का आरंभ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपकी डिमांड और भी सब्जेक्ट की है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास बुक अवेलेबल हो जाए तो हम आपके लिए जरूर वीडियो लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।